दोस्तों, मैं हूं ज़ैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, नए नए लोगों के विचार आप तक पहुंचते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता एमडी कादरी ने बात की है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मिशन मोदी अगेन के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी बीजेपी के संजय पाठक जी से। आइए सुनते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। वॉइस ऑफ इंडिया में एक बार दर्शकों आपका फिर स्वागत है। जैसा कि जब से कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश में लोग इसका पालन करते हुए अपने घरों में बंद हैं। सबसे पहले तो जनता को ये बधाई कि आपका प्रयागराज कोरोना मुक्त से बिल्कुल जो है यहाँ पर कोई मरीज न मिलने की वजह से ये ग्रीन सिटी में आ गया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मिशन मोदी के संजय पाठक जी साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे इसके बारे में जानते हैं। पाठक जी, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और आपको भी बधाई हो। और इसके बारे में कि आज सबसे बड़ी खबर प्रयागराज वालों के लिए यही है कि हमारा प्रयागराज कोरोना मुक्त हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कादरी साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, वॉइस ऑफ इंडिया को बधाई देना चाहूँगा कि इस संक्रमण काल में आप लोग अपने प्राणों को हथेली पे रख करके जिस तरीके से पूरे जिले स्तर पर न्यूज़ की कवरेज करते रहे हैं और प्रशासन को आपने एक सजग प्रहरी के रूप में और आवाम को आपने एक सच्चे और निर्भीक पत्रकार के रूप में अपने मीडिया के जरिए से पूरी तरीके से अवगत कराया और शासन प्रशासन को मदद किया। ये एक इस मुहिम को, प्रयागराज को कोविड-19 फ्री करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर चुका है। तो मैं वॉइस ऑफ इंडिया को अपने हृदय से बहुत ही शुभकामना प्रेषित करता हूं और आप लोग का कार्य मीडिया का वो सराहनीय है। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड यूनाइटेड कार्य है, यानी कि सामूहिक प्रयत्न और प्रयास से ही कोई चीज अपने अंजाम को जो है वो जाती है और कोई भी गोल, किसी भी प्रकार का एम, हम कोई लक्ष्य जो है प्राप्त कर पाते हैं जब हम एकीकृत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके सलाहकारों के चैतन्यता की वजह से जो उन्होंने ये समझा कि हमारे पास चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो नहीं है उतनी, अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो हमें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ये महामारी पूरे राष्ट्र को अपने चपेट में ले सकती थी। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन का जो है घोषणा की और उनके एक इशारे पर पूरे राष्ट्र जो है वो लॉकडाउन में गया। मैं नतमस्तक हूँ उनकी सोच से और मैं नतमस्तक हूँ हिंदुस्तान के सभी जनमानस का कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने दृढ़ मनोबल और तमाम कष्टों को सहते हुए, वो कष्ट उनके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों रूप से रहे हैं, उन सारे कष्टों को सहते हुए उन लोगों ने 21 दिन का लॉकडाउन जैसे ध्रुव संकल्प को जो है वो उसको निभाया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा को पूर्ण किया। इच्छा को पूर्ण नहीं किया, उन्होंने अपने को और राष्ट्र को महामारी से बचाने का भरसक प्रयत्न किया और उसमें हमको गर्व से ये कहते हुए महसूस हो रहा है कि प्रयागराज प्रथम नंबर पर है, प्रथम श्रेणी पर है और हम पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हैं आज के समय में। ये एक नसीहत है अन्य जिलों के लिए भी कि वहाँ के लोग भी इस ध्रुव प्रयत्न को करें और कोशिश करें कि अपने जिले को वो कोरोना मुक्त कर सकें और ग्रीन बेल्ट में वो भी आ जाए। पाठक जी, जैसे कि सरकार कह रही है कि दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा देश कोरोना मुक्त में इतने मरीज यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि 137 करोड़ की आबादी वाले देश में जिस तरह से जांच करानी चाहिए, सरकार ने उस तरह से जांच नहीं कराई। अगर जांच उस तरह से होती तो शायद ये आंकड़ा कुछ और आता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अगर विपक्ष का तो काम है दोषारोपण करना और कमियों को निकालना, अगर वो ये ऐसा ना करें तो विपक्ष नहीं कहलाएंगे।
वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें भी दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बिना उनके सामने कोई योग्य प्रत्याशी खड़ा किए उनको ले आया जाता था, सिर्फ बोलने के लिए, बताने के लिए कि अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो आप उसको बताएं। अगर वो कह रहे हैं कि कहीं पर किसी जगह पर कि हमारे अंदर में कमियां थी, तो कमियां अवश्य हैं, इसको तो हमने अभी स्वीकारा है कि हमारे पास चिकित्सा की उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस अभाव से हम अपने आप को ग्रसित होने से, इस महामारी से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए दिमाग का प्रयोग किया गया और हमने जो है लॉकडाउन की पद्धति का अनुसरण किया और 137 करोड़ की आबादी में आपने जितनी संख्या बताई है वो नगण्य है। आज पूरे विश्व में आप देखिए सुपर पावर अमेरिका की क्या स्थिति है, 6 लाख संक्रमित है, 3 लाख जो है पॉजिटिव क्रॉस कर चुके हैं। यूरोप की स्थिति बदतर है, हजारों हजार लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, दफनाने के लिए जगह नहीं है। इन सब के तुलना में आज हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है जो कोरोना से पूरी तरीके से लड़ करके उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है और 75% वो उसमें सफल भी है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के पास अगर कोई सोच है अपनी तो वो सामने रखे और हमारे हुक्मरान और हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। अगर वो सोचते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचने का कोई और भी उपाय हो सकता हो तो उस उपाय को बताएं, क्रिटिसाइज ना करें। केवल क्रिटिसिज्म ही किसी चीज की वो ऑडिशन नहीं होती। सर, जिस तरह से कि अभी कोरोना वायरस का से जब लोग घरों में बैठे हैं, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग, इनके लिए आर्थिक संकट बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। और ये अप्रैल का महीना है जहां पर लोगों को अपने बच्चों के एडमिशन वगैरह भी कराना होता है स्कूल कॉलेज में, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही जो गरीब स्तर के, जो निम्न स्तर के लोग थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी हम खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? अगर वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाएगा जी। और इसकी व्यवस्था वो कैसे करें कि उनके बच्चे पढ़ भी लें और उनकी जो समस्या वो समस्या से बाहर निकल आए? इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कादरी साहब। शिक्षा जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है कि नियम के अंतर्गत सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए तो राज्य और राष्ट्र स्तर पर भरसक प्रयास और प्रयत्न चल भी रहा था और शिक्षा के अधिकार नियम के अंतर्गत प्राथमिक पाठशालाओं पर जो है निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी। और आज अगर आप बात कर रहे हैं प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों की, तो मैं मानता हूं कि देखिए ये इसमें द्विपक्षीय सोचना आ जाना चाहिए। एक पक्ष तो शिक्षा संस्थान के प्रबंधकों का है और दूसरा पक्ष सरकार की अपनी नीतियों का है। तो जो पक्ष, अगर हम शिक्षा संस्थानों के बारे में चिंतन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ने ये कहा है कि 3 महीने तक जो है आप फीस नहीं लेंगे, वो आपकी अप्रैल हो गई, मई हो गई, जून हो गई, और अगर 3 महीने तक कोई शिक्षण संस्थान फीस नहीं लेगा तो छोटे शिक्षण संस्थान जहां पर कि बच्चे 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए की फीस 8 क्लास तक, 8 दर्जा तक दे करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां की टीचरें 2000 रुपए से वेतनमान उनका शुरू होता है, तो वो स्कूल 3 महीने के इस आर्थिक क्षतिपूर्ति को कैसे पूरा करेगा और किस तरीके से अपनी शिक्षकों को पैसा देगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जैसे जो आपके सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध वित्त पोषित संस्थाएं हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं, वहाँ सरकार स्वयं जो है सैलरी जो है वो शिक्षकों को प्रोवाइड करेगी, उनको वेतन देगी। लेकिन जो सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेते हैं और अपनी क्षमता पे चलाते हैं, उनके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए तो मैं बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मिशन मोदी ये कहना चाहूंगा माननीय राष्ट्रपति मोदी जी से और सूबे के सूबेदार अपने माननीय योगी श्रद्धेय योगी जी से कि जो प्राइवेट संस्थाएं ऐसी हैं जो कि वित्त पोषित सरकार द्वारा नहीं है, उनको उनके कर्मचारियों की तनख्वाह राज्य अथवा राष्ट्र सरकार अनुदान के रूप में दे, जिससे कि गरीब स्तर के, निचले स्तर के, मध्य वर्ग के बच्चे जो इन प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बिना किसी बाधा के
और बिना किसी समस्या के वो शिक्षा अनवरत उनकी चलती रहे। अगर वो पैसा हमें कहीं से नहीं मिलता है, हम उनको नहीं दे पाते हैं इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को जहाँ पे 200 बच्चे पढ़ते हैं, 400 बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम 800 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 तक के बच्चे हैं, तो वो कैसे करेंगे? उनकी टीचरों की तनख्वाह मान लीजिए 3 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए का अगर उनके पास संचित धनराशि नहीं है, कॉन्टिजेंसीज का प्रोविजन उनके पास नहीं है, तो वो कहाँ से किस तरीके से अपने शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को वो देंगे तनख्वाह? और साथ ही साथ बिजली का भी देंगे और पानी का भी देंगे, बिल्डिंग के रखरखाव का भी देंगे, उसकी साफ सफाई का भी देंगे। ये एक जटिल क्वेश्चन है, एक जटिल प्रश्न है, और इसका निर्धारण हम समझते हैं एक पक्षी नहीं होना चाहिए, द्विपक्षीय होना चाहिए। और इसमें सरकार को जो प्राइवेट संस्थान है और जो वित्त पोषित नहीं है उनको वित्त पोषित करना पड़ेगा। वित्त पोषित से मेरा मतलब इतना है कि अगर सरकार ये चाहती है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने भी समय हम इस महामारी से निकल करके बाहर नहीं आते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे निर्भीक और स्वच्छ तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, जा करके ऑनलाइन करें और ऑफलाइन भी करें, तो फिर इस विद्यालयों को चलते रहने के लिए उनको अनुदान राशि का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जिस तरह से कि अभी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है लॉकडाउन के दौरान, आपको क्या लगता है कि इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर के जो कर्मचारी वर्ग है, इनको किस तरह का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि इनके कंट्रीब्यूशन से देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पे लाई जा सके? इसके बारे में आपने का अपना क्या मतलब, इस पर आप क्या सोचते हैं? कादरी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये आर्थिक मंदी इतनी विकट है कि ये भी एक महामारी के रूप में जो है उभर के सामने आई है। मैं सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय से जुड़े हुए न्यायाधीशों को का नमन करता हूं और नतमस्तक होकर के मैं यहाँ से उनको प्रणाम करता हूं। उनकी सोच को प्रणाम करता हूं कि उन सब ने अपनी इच्छा से अपने वेतनमान से 10% प्रति माह जो है कटौती की बात रखी है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और न्यायपालिका ने जब इतना उत्कृष्ट, जिसको कहना चाहिए, उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो दूसरी श्रेणी में मैं राष्ट्र और राज्य कर्मचारियों को रखता हूं। मैं एक कैटेगरी से बी से सी डिवीजन के सभी कर्मचारियों से यहाँ से अपील करना चाहूंगा कि वो अपने हृदय से और से सोचें, उसमें दिमाग के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी जो है, वो वेतनमान नया जब लागू हुआ, षष्टम, सप्तम, अष्टम, तो उनको प्रमोट करने में, उनके वेतनमान की बढ़ोतरी करने में, उनको सुख सुविधा देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। और आज जो कोई 1000 पा रहा था वो 10,000 पा रहा है, यानी कि 5 गुना 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो एक बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल जोन में है। और अगर वो अपना मस्तिष्क बनाते हैं हृदय से कि उनकी सैलरी का एक भाग कट करके राष्ट्र को खड़ा होने में आवश्यक है, तो उनको करना चाहिए, अन्यथा फिर सरकार को ये कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और साहब, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कादिर साहब, कि ये केवल 2 दिन के वेतन काटने से राज्य और राष्ट्र कर्मचारियों के हिंदुस्तान खड़ा नहीं होगा। इतनी आर्थिक विषमताओं के दौर से हम गुजर रहे हैं और आगे आने वाला समय इससे भी जटिल होने वाला है, जहां तक कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं। तो ऐसे में इन राष्ट्र और राज्य कर्मचारियों की कम से कम 12 महीने में हर 6-6 महीने पे 1-1 महीने की जो है सैलरी कटनी चाहिए, तभी हम खड़े हो पाएंगे। और जहां तक बात आती है प्राइवेट संस्थाओं की, तो प्राइवेट संस्था तो रोज उसको गड्ढा खोदना है और पानी पीना है। लॉकडाउन के बाद जो है, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ले लीजिए, मीडियम स्केल की इंडस्ट्री को ले लीजिए, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री को ले लीजिए, सभी इंडस्ट्री बंद है। और उद्योग के बंद होने से छोटे, मझोले और वृद्ध, आज के समय में करोड़ों लोग जो कामगार थे वो रोड के ऊपर आ गए हैं। दिहाड़ी मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, आप पलायन देख रहे हैं। वो पलायन चाहे राजनीतिक हो, लेकिन पलायन हो रहा है। दिल्ली से भाग करके लोग आए, तो बिहार से भाग करके लोग आ रहे हैं, तो मुंबई से लोग भागे जा रहे हैं। लोगों के साथ बहुत समस्याएं हैं आज के समय में। उनसे आप किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन की सोच रखते हैं? लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले बड़े वृहद उद्योग हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है और उसके समकक्ष जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, वो हृदय से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सरकार को, और वो एक बहुत बड़ा उनका सराहनीय, जिसको कहना चाहिए, योगदान है। इसी तरीके से हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार, सिने कलाकार, म्यूजिशियंस,
डायरेक्टर्स वो अपनी कमाए हुए संचित धन से वो राष्ट्र आपदा कोष में वो कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के वर्कर्स घर घर जा करके सामान्य आदमियों से भी जो भी हो सकता है उनसे अन्न और धन दोनों ही एकत्र करके राष्ट्रीय आपदा कोष में जमा कर रहे हैं। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की बेस पिलर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा रोल है, विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा रोल है। उसके कैडर बेस करोड़ों लोग जो हैं गली गली कुचे कुचे लोगों की को भोजन की व्यवस्था, उनकी पानी की व्यवस्था, उनकी बिजली की व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से प्रशासनिक मशीनरी के साथ जुड़े हुए हैं और प्रशासन भी उसी तरीके से चौकन्ना होकर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस समय चिंतन करना चाहिए राष्ट्र और राज्य कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन की ओर और एक कड़ा डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से लेना होगा और कम से कम 2 महीने की सैलरी इनकी काटनी पड़ेगी, नहीं तो हिंदुस्तान को आर्थिक विषमताओं का बहुत बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का तो धन्यवाद कह दिया और कर्मचारियों की 2 महीने की सैलरी काटने के भी आपने सुझाव दिए हैं, लेकिन आप मंत्रियों, सांसद और विधायकों के वेतन के लिए चुप्पी आप साध गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो अनाउंसमेंट हुआ था वो आपका सांसद निधि को निधि को खत्म करके, देखिए निधि भी एक बहुत बड़ा 3 करोड़ रुपया मिलता है एमएलए को, इसी तरीके से एमपी को मिलता है। तो वो निधि को जब्त करके हमारे राष्ट्रीय आपदा कोष में निहित कर लिया गया और 30% उनके बेसिक वेतनमान में से कटौती भी की गई है। 30%। ये कब तक के लिए? ये अनिश्चितकालीन है, इसमें कोई अभी कोई निर्णय नहीं है कि ये कब तक रहेगा। ये जब तक रहेगा जब तक कि हिंदुस्तान, जो चीज हमारे हाथ में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है, हमारे आवाम जिन लोगों को चुन करके वहां लेकर के उन्होंने सदन में उनको पहुंचाया है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने तन, मन और धन तीनों से वो राष्ट्र की सेवा करें। एक अंतिम प्रश्न सर, कि अगर मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश के 6 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, जहां पर कोई एक भी नहीं है, तो हो सकता है 20 तारीख को इन शहरों में छूट मिल जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर प्रधानमंत्री छूट दे देते हैं तो इस पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे लेकर के क्या करना चाहिए, इस पर आप जनता से क्या कहना चाहिए, चाहते हैं कि वो इसको किस तरह से मेंटेन रखें? देखिए, अभी बीच में आपने एक प्रश्न किया था कि विपक्ष तोहमत लगा रहा है कि लोगों का परीक्षण नहीं हुआ, सभी लोगों का परीक्षण नहीं हुआ। उस पर मैं उसी से उठाना चाहूंगा इस बात को कि देखिए, हमारे पास सीमित संसाधन होने की वजह से हम 137 करोड़ जनता के आधे जनता तक भी उनके व्यक्तिगत शारीरिक परीक्षण तक नहीं पहुंच सके, ना पहुंच सकते हैं। जब अमेरिका जैसा सक्षम अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से लबरेज राष्ट्र आज की डेट में से मात खा गया, यूरोप मात खा गया, तो हम तो डेवलपिंग यानी कि विकासशील में है ना। तो IMF का हमारे पर कर्जा रहता है, तो हम दूसरे के पास जाते हैं और ट्रेड इंडस्ट्रीज में उनसे कोलैबोरेशन करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक इसमें ये क्वेश्चन अवश्य आ जाता है कि भाई जिनका आपने परीक्षण नहीं किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से केसेस दबे हों और वो पॉजिटिव्स हों और वो सफ़र कर रहे हों, और जब लॉकडाउन खत्म होगा लोगों की दूरियां शायद कुछ कम होंगी, लोग किसी जगह पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र हो सकते हैं, चाहे वो 25 की ही संख्या में हो, कहीं पर वो भूल सकते हैं और भूल के बस हो सकता है एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए। तो क्या इसके फैलने के चांसेस हैं? ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाजिब है। लेकिन इसमें 21 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद 5 दिन का और लॉकडाउन, ये इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया क्योंकि इसकी मारक लंबाई 14 दिन तक की है। 14 दिन के अंदर में कोई भी इससे ग्रसित व्यक्ति जो है पूरी तरीके से उसके लक्षण जो है उसके शरीर पर और सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में 21 दिन, उसके बाद 5 और जोड़ लीजिए, तो ये 26 दिन का लॉकआउट ये शो करता है कि जो लोग भी संक्रमण की स्थिति में प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण के पहुंचने तक रहे होंगे, वो आगे आने वाले 4 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं पर उनकी शिनाख्त हो चुकी होगी। और अगर शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है, इसके मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पॉजिटिव और संक्रमित लोग नहीं है, निगेटिव ही हैं सब लोग। तो इसलिए इस प्रश्न पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात यह आ जाती है कि अगर 20 तारीख के बाद इन जिलों में हम
टाइम लॉकडाउन खत्म करते हैं और एक 10 घंटे की 12 घंटे की समय अवधि देते हैं लोगों को, तो वो सशर्त होनी चाहिए। और उसमें आवाम से ये मेरा आग्रह है, उनसे सबने निवेदन करना चाहूँगा, पूरे जिले को कहना चाहूँगा, जिले के साथ प्रदेश को कहना चाहूँगा, प्रदेश के साथ राष्ट्र स्तर पर भी कहना चाहूँगा कि आप जिस दृढ़ संकल्प शक्ति से अभी तक लॉकडाउन के तमाम दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते रहे हैं, उस अनुपालन को किसी भी रूप में समाप्त ना होने दें। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो है वो एक जान का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूरे जिले का है, यहाँ प्रश्न पूरे सूबे का है, यहाँ पे प्रश्न पूरे राष्ट्र का है। इसलिए एक व्यक्ति ही काफी होगा महामारी को फैलाने के लिए। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को कादरी साहब मेंटेन करते हैं तो निश्चित है कि जो स्थिति आज है वही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। लेकिन अगर उसने हमने गलती की और हमने हृदय से और दिमाग को दोनों को सामूहिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया तो दिक्कत पेश आ सकती है। धन्यवाद सर आपका हमारे वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए। ये थे संजय पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव मिशन मोदी के सूत्रधार हैं। अब आगे हम एक और हस्ती से आपको मिलवाएंगे। हालांकि संजय पाठक जी ने जो बातें अभी कही बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, कि जिसमें सरकार को भी कुछ इसमें सहयोग करना चाहिए और स्कूल के मैनेजमेंट को भी, ताकि बच्चों का भविष्य डार्क ना होने पाए। और अगर 20 तारीख से लॉकडाउन यहाँ हटता है, जिन 6 जिलों में जहाँ पर लॉकडाउन मुक्त साबित किया गया, वहां पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहना ही चाहिए, ताकि ये संक्रमण दोबारा हमारे शहरों में ना आने पाए। इसी के साथ एक बार फिर हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।